आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पोजल स्वेज डिस्पोजल ऑन लैंड। तो पिछले क्लास में हम डिस्पोजल कर रहे थे स्वेज डिस्पोजल इन नेचुरल वाटर बॉडी और डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे स्वेज डिस्पोजल ऑन ए लैंड। तो व्हाट इज द स्वेज डिस्पोजल ऑन लैंड? दैट इज द इट इज द डिस्पोजल मेथड in which raw sewage or treated sewage is disposed of or by spreading the sewage on the surface of the land। ठीक है, स्वेज जो भी स्वेज ट्रीटेड स्वेज या रॉ स्वेज को हम कोई सरफेस ऑफ कोई लैंड का सरफेस में हम डिस्पोजल कर देंगे तो उसी को कहते हैं डिस्पोजल बाय लैंड ट्रीटमेंट। वहां पे ऑटोमेटिकली वो ट्रीटेड हो जाएगा। लैंड में जब डिस्पोजल कर देंगे तो वहां पे बहुत सारी, जैसे कि डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन में बहुत सारे नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अगर हम इस स्वेज को किसी जमीन के ऊपर वहां पे डिस्कस कर देंगे, किसी जमीन के ऊपर डिस्कस कर देंगे तो वहां पे बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा और वो स्वेज ट्रीटेड हो जाएगा। हार्मफुल स्वेज टू हार्मलेस स्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्मलेस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है स्वेज को जमीन के सरफेस में डिस्पोजल करने के लिए जो प्रोसेस है इसे कहते हैं लैंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। इन दिस इसमें क्या होता है, जो स्वेज में जो वाटर रहता है, वाटर क्या होता है, जो लैंड का सॉइल का जो पोर है, लैंड जमीन के सरफेस में हम डिस्पोजल करते हैं, उसके बाद जो सॉइल पोर है, सॉइल पोर के थ्रू वाटर पार्कुलेट करके ग्राउंड अंडरग्राउंड में चला जाता है। और जो सस्पेंडेड सॉलिड है, स्वेज के ऊपर जो भी सॉलिड रहेगा, सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा, वो फिल्टर वो जमीन के ऊपर रह जाएगा, सरफेस ऑफ द लैंड के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, लैंड सरफेस में रह जाएगा तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये जनरली ऑर्गेनिक नेचर है तो वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्शन होगा, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एक्शन, ये सारा एक्शन वहाँ पे जो भी जमीन के सरफेस में जो भी स्वेज रहेगा उसमें वो सब ये सब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो धीमे धीमे क्या होगा, जो हार्मफुल स्वेज था वो धीमे धीमे हार्मलेस कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ठीक है। तो आप देखते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजिकल एक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। डिकम्पोजिशन ऑफ सीएच, जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो बाय इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन होगा, हार्मलेस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, as soon as the sewage is applied on the land, the bacteria present in the soil attack on it। ठीक है, जैसे कि स्वेज को हम जमीन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो भी बैक्टीरिया वहाँ पे, क्योंकि जो स्वेज तो है बैक्टीरिया का खाना है, बैक्टीरिया का फूड है, तो बैक्टीरिया आसपास के जो भी बैक्टीरिया है वहाँ पे उस फूड के ऊपर उस फूड को खाने लगेंगे और इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देता है, the sewage content are converted to the plant food which is used by the root of crops। जो भी वहाँ पे बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, जो बैक्टीरिया काम करने के बाद, बैक्टीरिया जो स्वेज को खाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है वो जनरली प्लांट के लिए, वो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वन टाइप ऑफ फर्टाइल, ठीक है, फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर एक्ट करेगा। ठीक है, तो वो बहुत ही उस जमीन के लिए, जमीन का जो उपजाऊ का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, उपजाऊ की क्षमता वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बेनिफिट है लैंड ट्रीटमेंट का, क्योंकि स्वेज जो भी स्वेज एलिमेंट है वो जनरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। अभी तुम देख पाओगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत बात हो रहा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन का बहुत ही जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, जमीन का प्रोडक्टिविटी लेवल घट जाता है धीमे धीमे। लेकिन ऑर्गेनिक जो हम फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे तो जमीन का जो उपजाऊ जो क्षमता है वो डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जमीन का जो नेचुरल स्टेट है वो नेचुरल स्टेट में रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर में क्या होगा, यूज करेंगे तो पहले बहुत सारी जो फसल है, बहुत सारी फसल को बहुत ज्यादा अमाउंट में वहाँ पे क्रॉप यील्ड होगा। लेकिन धीमे धीमे क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वो जमीन का जो नेचुरल स्टेट है, सॉइल का जो नेचुरल कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगा और जमीन का जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से भी वहाँ पे फसल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो जमीन का नेचुरल, सॉइल का जो नेचुरल स्टेट है वो मेंटेन रहेगा और जमीन का कोई
जो लैंड का कोई क्षति नहीं होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्शन का ये है। उसके बाद कुछ केमिकल एक्शन भी होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस बाय केमिकल प्रोसेस। वहाँ पे बहुत सारी केमिकल, क्योंकि ये जो सुएज है, सुएज इज कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक और केमिकल एलिमेंट भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सुएज है वो रेजिडेंशियल एरिया से आते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया से आते हैं। सुएज में बहुत सारी केमिकल भी रहता है, तो उस केमिकल को बाय इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट केमिकल एक्शन, केमिकली रिएक्टिव हो जाएगा और वहां से रिमूव हो जाएगा और धीमे धीमे हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद और एक एक्शन है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन इज नथिंग बट द फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज। जैसे कि हम वाटर ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन यूनिट को यूज किया था, यहाँ पे उस सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। जब भी हम सीवेज को लैंड के ऊपर डिस्पोजल करेंगे तो अब क्या करेंगे, जो सीवेज वाटर है वो लैंड का जो सॉइल के जो पोर है, पोर के थ्रू वहां पे अंडरग्राउंड में जाके पार्कुलेट होगा अंडरग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, और उसी प्रोसेस में क्या हो जाए, सॉइल का जो पोर है उसमें जो भी सुएज में जो भी इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड सॉलिड या जो भी इम्प्योरिटी है, वो क्या है सॉइल पोर में ब्लॉक, सॉइल का जो पोर है उसमें रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और प्योर वाटर अंडरग्राउंड वाटर में प्यूरिफिकेशन के बाद अंडरग्राउंड वाटर में जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वाटर ट्रीटमेंट में, जो फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ाया था। फिल्ट्रेशन में क्या था, फिल्ट्रेशन में बहुत सारी हम सैंड पार्टिकल यूज किया था। सैंड पार्टिकल फिल्ट्रेशन में एक फिल्ट्रेशन यूनिट रहता है, उसमें हम बहुत सारे सैंड पार्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सैंड पार्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड में हम डिस्पोजल कर रही है, मान लो लैंड सर्फेस है, यहाँ पे सुएज आप डिस्पोजल करेंगे तो यहाँ पे सुएज का जो वाटर है इसी सॉइल का जो पार्पुलेशन है उसके थ्रू फ्लो होकर अंडरग्राउंड में ज्वाइन हो जाएगा, और सॉइल के थ्रू सॉइल में सुएज में जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे वॉइड में ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वॉइड में ब्लॉक हो जाएगा और प्यूरिफाई हो जाएगा। इसे ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं हम फिजिकल एक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं हम सुइटेबिलिटी ऑफ लैंड ट्रीटमेंट। लैंड ट्रीटमेंट जो मेथड है, दो मेथड है, एक तो डाइल्यूशन मेथड, एक लैंड ट्रीटमेंट। लैंड ट्रीटमेंट मेथड हम कब यूज करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे 5-6 गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है कब हम यूज करेंगे, किस कौन सी सिचुएशन में हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को अडॉप्ट करेंगे। पहले मेथड है व्हेयर देयर इज नो नेचुरल कोर्स ऑफ स्ट्रीम, जहाँ पे कोई नेचुरल वाटर बॉडी नहीं है डिस्कस करने के लिए, रिवर भी नहीं है, स्ट्रीम भी नहीं है, लेक भी नहीं है, तो कहा करेंगे, तो अब उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे लैंड ट्रीटमेंट मेथड। नंबर 1। नंबर 2, व्हेन इरिगेशन वाटर इज स्कार्सली अवेलेबल, जिस एरिया में इरिगेशन वाटर मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उस एरिया में हम सुएज को एज ए इरिगेशन वाटर हम यूज कर पाएंगे। इसीलिए इस मेथड में जमीन का उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाता है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जहाँ पे इरिगेशन वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, उस जगह में, उस एरिया में हम ये लैंड ट्रीटमेंट मेथड को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद और थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेयर द वाटर टेबल इज मास डीप इवन ड्यूरिंग मानसून सीजन। जहाँ पे वाटर टेबल अगर ज्यादा डीपर में रहेगा, जिस एरिया में वाटर टेबल ज्यादा डीपर में रहेगा, उस जगह में हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को यूज करेंगे। अदरवाइज क्या करेगा, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करने का चांसेस रह जाता है। ठीक यह है। उसके बाद अब देखेंगे लैंड ट्रीटमेंट मेथड को। लैंड ट्रीटमेंट मेथड में जनरली जो सॉइल का प्रॉपर्टी है, जो सॉइल का है, सॉइल सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वो 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन, कौन सी टाइप का सॉइल वहाँ पे अवेलेबल है, उसी के ऊपर डिपेंडिंग करके हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को यूज करेंगे। जैसे कि किसी एरिया में अगर लैंड जो सैंडी लैंड है, एलुवियल सॉइल ओवर सॉफ्ट मोराम, ठीक है, तो उस जगह पे हम लैंड ट्रीटमेंट बहुत ही सुइटेबल होता है। ठीक है,
अगर क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में जनरली लैंड ट्रीटमेंट मेथड यूज नहीं, क्योंकि क्ले में जनरली ज्यादा वॉइड नहीं रहता, क्ले में वॉइड नहीं रहता, तो उसमें क्या है जो फिल्ट्रेशन एक्शन काम नहीं करता। तो इसीलिए जिस एरिया में सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल, लोमी और एलोवियल सॉइल है, उसमें हम ये लैंड ट्रीटमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ स्वीज इज मोर। अब जब अगर ज्यादा क्वांटिटी स्वीज जनरेशन ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उस पूरा का पूरा क्वांटिटी अगर रिवर में हम डिस्पोजल करेंगे तो रिवर वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। तो जिस एरिया में स्वीज क्वांटिटी ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसमें हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द पोल्यूशन, टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन। इस कंडीशन में हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आवाज किसी एरिया में ज्यादा ओपन लैंड अवेलेबल है, लार्ज एरिया ओपन लैंड आर अवेलेबल, ठीक है, कि किसी एरिया में अगर ज्यादा ओपन लैंड अवेलेबल है, खाली जमीन बहुत बहुत सारी खाली जमीन है, तो उस जगह पे हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन है जिसमें हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को, सुइटेबल कंडीशन है जिस कंडीशन में हम लैंड ट्रीटमेंट मेथड को एडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं लैंड ट्रीटमेंट मेथड को, जैसे कि डाइल्यूशन रिवर में डिस्पोजल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, उसमें उसके भी लैंड कोई सीवेज को लैंड में ट्रांसफर डिस्पोजल करने के लिए भी कुछ गाइडलाइन है, कुछ परमिसिबल लिमिट है, और ये लिमिट हम सेट करते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और लैंड ट्रीटमेंट के लिए जो कोड है वो है 3307, ठीक है, IS 3307, ठीक है। इसका परमिसिबल जैसे कि BOD एट 20, BOD 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, pH वैल्यू 5.5 to 9, TDS वैल्यू 2100 मिलीग्राम पर लीटर, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑयल एंड ग्रीस 30 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो लैंड ट्रीटमेंट डिस्पोजल करने के लिए ये हर एक जो एलिमेंट है, फिजिकल पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अगेंस्ट में एक परमिसिबल लिमिट है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर में परमिसिबल लिमिट है, सिर्फ उसी तरह का लैंड ट्रीटमेंट के लिए एक परमिसिबल लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एलिमेंट। तो इससे अगर कोई स्वीज में क्वांटिटी इससे ज्यादा है तो पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उस क्वांटिटी को इस वैल्यू का अंदर लाएंगे, ठीक है, इस परमिसिबल लिमिट से नीचे लाएंगे, उसके बाद ही हम इसको लैंड में डिस्पोजल करेंगे स्वीज को, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज, स्वीज डिस्पोजल, लैंड का डिस्पोजल करने के लिए कुछ एडवांटेज भी है लैंड ट्रीटमेंट का, और लैंड में कुछ डिसएडवांटेज भी है। लैंड एडवांटेज कैसे कि जैसे कि इस कॉस्ट बहुत भी कम है, ठीक है, द डिस्पोजल इज द स्वीज इज डिस्पोजल बाय नेचुरल ट्रीटमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लेस, ठीक है, एक मतलब इकोनॉमिक है, कॉस्ट कम लगता है इसमें, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद द डिस्पोजल ऑफ सीवेज इज डन विदाउट नेचुरल प्रोसेस एंड द वाटर पोल्यूशन, तो ये सीवेज को हम डिस्पोज कर लैंड के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये और भी मेजर एडवांटेज है। तीसरी एडवांटेज है जो लैंड में हम सीवेज को डिस्पोज कर ले उस लैंड फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, ये और एक एडवांटेज है जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगर दिस मेथड इज सुइटेबल टू एरियाज हैविंग इनसफिशिएंट रेनफॉल, जिस जगह पे इरिगेशन वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल है, उसमें ये सीवेज क्या है एज ए इरिगेशन वाटर काम कर सकते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें अगर सीवेज डिस्पोजल में इरिगेशन वाटर कैन बी सेव्ड विद द यूज ऑफ सीवेज वाटर, सीवेज को अगर हम लैंड में डिस्पोजल करेंगे तो इरिगेशन वाटर का जरूरत नहीं होता, तो इरिगेशन वाटर सेव हो जाता है, ठीक है, तो दूसरी जगह पे जहाँ पे इरिगेशन वाटर का जरूरत है उसमें हम भेज सकते हैं। तो ये सारा एडवांटेज है लैंड ट्रीटमेंट मेथड का। और कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है इसमें द लैंड ट्रीटमेंट रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ सीवेज डिस्पोजल व्हिच कैन नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी एंड हार्वेस्ट सीजन, क्योंकि लैंड ट्रीटमेंट का ज्यादा एरिया जरूरत होता है, और ज्यादा ये अगर रेनी सीजन में ये मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रेनी सीजन में ओपन लैंड मिलना मुश्किल है, क्योंकि लैंड के ऊपर वहाँ पे पानी जम जाता है, अगर किसी लैंड के ऊपर पानी जम जाता है तो उसमें हम सीवेज को डिस्पोजल नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, रेनी सीजन में डिस्पोजल करना बहुत ही एक दिक्कत की बात है। उसके बाद ये क्ले सॉइल में हम ये डिस्पोजल नहीं कर सकते, क्ले सॉइल में डिस्पोजल करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में नहीं होगा, तो इसीलिए जो सॉइल सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में डिस्पोजल कर सकते हैं, लेकिन क्ले सॉइल में ये सुइटेबल नहीं है। और एक है ये पे कुछ जिस एरिया में हम ये जिस लैंड के ऊपर ये डिस्पोजल करेंगे वहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंटल कंडीशन भी थोड़ा ये हो जाएगा, द लैंड बिकम सीक एंड क्रिएट न्यूसेंस, वहाँ पे फ्लाई न्यूसेंस होगा, ठीक है,
फ्लाई न्यूसेंस है, मॉस्क्विटो फ्लाई जनरेट होगा और उसमें थोड़ा बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि वो जो गैस जनरेट होता है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के एयर में जाके ज्वाइन हो जाता है, एटमोस्फियर में रिलीज होता है, तो थोड़ा एटमोस्फियर एयर पोल्यूशन भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है लैंड ट्रीटमेंट मेथड का। ठीक है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो लैंड ट्रीटमेंट मेथड में द स्वेज कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, स्वेज को जो हम लैंड ट्रीटमेंट में स्वेज में कैसे अप्लाई करेंगे, 3 मेथड में, एक थे फिल्ट्रेशन, दूसरी है बॉर्ड इरिगेशन और तीसरी है स्वेज फार्मिंग। तो स्वेज को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं लैंड ट्रीटमेंट में, स्वेज को हम यूज कर सकते हैं एज ए इरिगेशन वाटर, स्वेज को यूज कर सकते हैं एज ए लैंड फार्मिंग। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में स्वेज को हम यूज करेंगे एज ए फिल्ट्रेशन के लिए, तो इस मेथड में क्या होगा, स्वेज को हम एक लैंड को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे स्वेज को हम डिस्पोजल करेंगे और वो लैंड में फिल्ट्रेशन एक्शन होना चाहिए। मेरी जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल होना चाहिए। ठीक है, तो सैंडी सॉइल होंगे तो सैंडी सॉइल के ऊपर हम क्या करेंगे, स्वेज को डिस्पोजल करेंगे और स्वेज का जो वाटर है वो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होके प्योर वाटर अंडरग्राउंड में जाके ज्वाइन हो जाएगा और ऊपर से जो इम्प्यूरिटीज है वो सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा और उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल एक्शन, बैक्टीरिया उसमें काम करने लगेगी, बैक्टीरिया एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो वहाँ पे हार्मफुल कंपोनेंट है, हार्मफुल कंपोनेंट स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, स्वेज को हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें कोई इरिगेशन या स्वेज फार्मिंग का कोई जरूरत नहीं है, ये एक मेथड है, जस्ट स्वेज को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो लैंड यूज करेंगे वो लैंड होना चाहिए, वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो लैंड हम यूज नहीं करते, जैसे कि जो खाली जमीन पड़ा हुआ है उसमें हम स्वेज को डिस्पोजल कर देंगे। ये है मेनली ट्रीटमेंट पर्पस के लिए पहला मेथड। दूसरी मेथड है इरिगेशन, स्वेज को हम एज ए इरिगेशन वाटर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्वेज को हम इरिगेशन वाटर में अप्लाई करेंगे। इरिगेशन वाटर में जैसे कि बहुत सारी मेथड ऑफ इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन मेथड, स्वेज को जिस लैंड में हम स्वेज को डिस्पोजल करेंगे उस लैंड के सरफेस में हम स्वेज को डिस्पोजल कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो क्रॉप्स है उसमें वो इरिगेट हो जाएगा, क्योंकि स्वेज में तो 99% वाटर रहता है। ठीक है, तो वो जो भी प्लांट है, क्रॉप्स है, वो स्वेज में बहुत सारी प्लांट का जो फर्टिलिटी रहता है। ठीक है, प्लांट के लिए जो भी जरूरी एलिमेंट्स है वो स्वेज में अंदर बहुत कुछ रहता है। तो क्रॉप्स का जो प्लांट है, जो भी क्रॉप्स है उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, वो क्या करेगा, वो स्वेज से अपना जरूरी जो भी एलिमेंट है वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्रॉप यील्ड भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में पहले सरफेस इरिगेशन मेथड है, जो लैंड के सरफेस में हम स्वेज को डिस्पोजल कर देंगे। दूसरी मेथड है फ्री फ्लडिंग। ठीक है, ये इरिगेशन का डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन है, फ्री फ्लडिंग। ठीक है, जमीन के ऊपर हम स्वेज को एक ड्रेन के जरिए स्वेज को फ्लो करेंगे और ओपनिंग करके छोटा छोटा, जैसे यहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इसके थ्रू स्वेज जमीन में जाके जमीन में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा लैंड को इरिगेट कर देगा। ठीक है, चेक प्लाटिंग क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हम थोड़ा छोटा यहाँ पे छोटा छोटा लेवी कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे आरी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, छोटा छोटा आरी करेंगे, लैंड में कंस्ट्रक्ट करेंगे और हर पूरा लैंड को डिवाइड करेंगे, ऐसे छोटा छोटा बाउंड्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और हर बाउंड्री में हम एक ओपनिंग, यहाँ पे एक ड्रेन रखेंगे, जिस ड्रेन के थ्रू स्वेज फ्लो होगा और हर एक जो छोटा छोटा पीस में हम लैंड को डिवाइड किया है, हर एक लैंड में हम ओपनिंग रखेंगे और ओपनिंग के थ्रू स्वेज फ्लो होगा, इसे कहते हैं चेक प्लाटिंग। ठीक है, और अगर बॉर्डर प्लाटिंग, इसमें भी ये है, बॉर्डर पूरा जो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, छोटा छोटा फ्लॉट में डिवाइड करेंगे और हर फ्लॉट में स्वेज वाटर को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बेसिन प्लाटिंग। ठीक है, अरे यहाँ पे जनरली ऑर्किड टाइप जो ट्रीज है उसमें बेसिन प्लाटिंग है, उस हर एक ट्री के लिए एक बेसिन क्रिएट करेंगे, हर एक बेसिन में एक एक ट्री रहेगा और उसमें वाटर को हम स्वेज को यहाँ पे सप्लाई करेंगे। रीज और फ्यूर इरिगेशन मेथड, फ्यूर इरिगेशन में इसी टाइप का इरिगेशन मेथड, जैसे कि आलू का जो सब्जी है उसमें ये इरिगेशन मेथड यूज होता है, आलू के लिए, आलू का इरिगेशन के लिए। ठीक है, ये आलू है,
हर एक इसी टाइप का ड्रेन कंस्ट्रक्ट करेंगे। हर एक ड्रेन में वाटर को हम या स्वीज को हम यहाँ पे फ्लो करेंगे और पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट करेंगे। और उसके अलावा सब सर्विस इरिगेशन मेथड भी अवेलेबल है। सब सर्विस इरिगेशन मेथड लैंड के थ्रू, लैंड के नीचे से अंडरग्राउंड पाइप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और पाइप में बहुत सारे ओपनिंग क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये फिगर में देखा जाएगा। ठीक है, ये अंडरग्राउंड पाइप है। अंडरग्राउंड पाइप के ऊपर बहुत सारी ओपनिंग है। इसी ओपनिंग के अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू स्वेज फ्लो होगा और इसी ओपनिंग के थ्रू स्वेज यहाँ पे प्लांट का जो रूट है, प्लांट का रूट जोन है, प्लांट का रूट जोन में जाके इरिगेट करेगा। सरफेस पे देने, सरफेस में सप्लाई करने के लिए जरूरत नहीं है वाटर को। ठीक है, इसी कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। और एक में स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब यानी चाय के लिए जो टी है वहाँ पे इस टाइप का इरिगेशन मतलब यूज होता है। ठीक है, ऊपर से जैसे नेचुरल बारिश होता है ना, इस टाइप के जैसे बारिश होता है, स्प्रिंकलर टाइप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें हम स्विच को ऐसी इसी टाइप में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। तो यह डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड, जिस मेथड में हम स्विच को लैंड के ऊपर यहाँ पे हम डिस्पोज कर सकते हैं। हाँ, ड्रिप इरिगेशन मेथड भी है। ड्रिप इरिगेशन मेथड भी है। ये जनरली एक्चुअली इरिगेशन जब पढ़ाएंगे 6 में इरिगेशन है, उसमें डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी टाइप के इरिगेशन है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन दोनों अलग अलग है। ड्रिप अलग इरिगेशन है और स्प्रिंकलर अलग इरिगेशन। ठीक है, क्लियर? किसी का कोई डाउट? आप देखते हैं 2-3 टर्म है, जैसे कि स्वीज फार्मिंग। ठीक है, स्वीज फार्मिंग जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, स्वीज फार्मिंग क्या होता है। स्वीज फार्मिंग है जमीन को स्वीज को एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, स्वीज में बहुत सारे एलिमेंट रहता है जो प्लांट और क्रॉप्स के लिए बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है, एज ए फर्टिलाइजर एक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारी नाइट्रेट, सल्फेट, न्यूट्रिएंट रहेगा जो प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो ये है स्वीज। इसी प्रोसेस को जिस प्रोसेस में स्वीज को एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे उसे कहते हैं स्वीज फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्वीज फार्मिंग में कोई हार्मफुल इलेमेंट नहीं रह सकते। स्वीज को अगर हम स्वीज फार्मिंग में यूज करेंगे तो उसमें कोई हार्मफुल इलेमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि टॉक्सिक इलेमेंट, बहुत ही हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिक इलेमेंट, ये सब नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा, प्लांट के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो जो जो इलेमेंट प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही उपयोगी है, वो सारा इलेमेंट हम यूज करें, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारा प्लांट के लिए वो बहुत ही एसेंशियल इलेमेंट है। वो जनरली स्वीज के अंदर बहुत ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए स्वीज को एज इरिगेशन पर्पस की यूज करने से पहले हम स्वीज को टेस्ट करेंगे। तो फिल्टर करने के बाद क्या है, फिल्टर में जनरली जो केमिकल है वो रिमूव नहीं होते। फिल्ट्रेशन केमिकल तो डिजर्व कंडीशन में रहता है ना। फिल्ट्रेशन में जनरली जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है, वो जनरली रिमूव होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी केमिकल है, केमिकल को रिमूव करना चाहिए। अगर ऐसे है, अगर केमिकल को जिस स्वीज को हम एज ए स्वीज फार्मिंग यूज करेंगे, उस स्वीज के साथ इंडस्ट्रियल जो स्वीज है वो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल स्वीज को अलग से डिस्पोजल करेंगे और रेसिडेंशियल जो स्वीज है उसको अलग से डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है दोनों को डिवाइड करें। तो इसी टाइप के स्ट्रेटेजी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे कि जिस स्वीज को हम स्वीज फार्मिंग यूज करेंगे उसी स्वीज में कोई टॉक्सिक इलेमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक है स्वेग सिकनेस। स्वेग सिकनेस एक टर्म है। स्वेग सिकनेस है, ये जनरली जब भी हम स्वेज को लैंड के ऊपर डिस्पोजल करेंगे तो स्वेज एज ए फिल्ट्रेशन यूज होगा।
जो भी वहाँ पे लैंड है, जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में क्या होता है, एज ए फिल्टर यूनिट एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, तो कॉन्टिन्यूस वहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ पे जो सॉइल के अंदर जो भी वॉइड है, जो वॉइड क्लॉग हो जाता है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को कहते हैं स्वेज सिकनेस। क्लॉग होने के बाद वो उसमें क्या होता है, फ्री एयर सर्कुलेशन नहीं होता, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा तो बहुत सारी जो बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस जनरेट होगा। ठीक है, तो इसी को ये जो न्यूसेंस है इसी को कहते हैं स्वेज सिकनेस कहते हैं। तो इसीलिए उसको पहले कुछ टाइम बाद लैंड को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉगिंग होने के बाद इसको फ्री सर्कुलेशन क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोबारा वहाँ पे स्वेज को डिस्पोजल कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्रिवेंशन, स्वेज डिस्पोजल को प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे स्टेप है यहाँ पे, जैसे कि द स्वेज शुड बी डिस्पोज ओनली आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद स्वेज को अगर डिस्पोजल करेंगे, जैसे कि स्क्रीनिंग, गिट रिमूवल और सेडिमेंटेशन, तो इसके बाद अगर स्वेज को डिस्पोजल करेंगे तो स्वेज सिकनेस को हम थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। उसके बाद क्ले सॉइल में हम अवॉइड करेंगे, जो सॉइल क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में स्वेज को डिस्पोजल नहीं करेंगे। सैंडी सॉइल में हम जलाने डिस्पोजल करने के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे। The land on which the sewage is disposed of can be better drained। जिस लैंड में हम स्वेज को डिस्पोजल करेंगे उसमें ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। तो क्या करेगा, वहाँ पे क्लॉगिंग के चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये सारा जो पॉइंट है इवन स्वेज को स्वेज सिकनेस को रुकने का तरीका है। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्पोजल ऑफ लैंड। तो स्वेज डिस्पोजल ऑफ लैंड में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो, उसके बाद हम स्वेज ट्रीटमेंट में चला जाएंगे। राहुल, स्वेज सिकनेस में क्या क्वेश्चन है? देखो, स्वेज सिकनेस क्या है, जब भी कोई लैंड में हम स्वेज को डिस्पोजल करेंगे तो वहां पे जनरली एक फिजिकल एक्शन होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, स्वेज का जो भी इम्प्यूरिटी है वो उस सॉइल का जो बॉयड है उसमें उसमें अटक जाता है और फ्रेश वाटर, जो प्योर वाटर है, अंडरग्राउंड में जाकर ज्वाइन होता है। तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से चलता रहेगा तो क्या करेगा, जो सॉइल का जो बॉयड है वो क्लॉग हो जाएगा। ठीक है, सॉइल का वॉइड अगर क्लोज हो जाएगा तो सॉइल वॉइड के थ्रू फ्री एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, और एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे एरोबिक कंडीशन नहीं होगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो स्वेज है, स्वेज का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा। एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से वहाँ पे बहुत सारी बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस जनरेट होगी, जैसे कि मीथेन, स्मोकिंग। तो अनहाइजेनिक कंडीशन है, ऑर्डर न्यूसेंस होगा, फ्लाई न्यूसेंस होगा। ठीक है, और स्वेज जो का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूसेंस है इसे कहते हैं स्वेज सिकनेस कहते हैं। क्लियर? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्वेज सिकनेस। एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज स्वेज सिकनेस, व्हाट इज स्वेज फार्मिंग। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, स्वेज डिस्पोजल करेंगे, डिस्पोजल से पहले ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्वेज ट्रीटमेंट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी हम जिस दिन से स्वेज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसी दिन से इसका इंपॉर्टेंस तो हम बता ही रहे थे, हर दिन बताते हैं। जो स्वेज को ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, उनपे वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जनरेट होगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा। ठीक है, लैक में यूट्रिफिकेशन हो जाएगा, लैक यूट्रिफिकेशन होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा।
तो ये जो न्यूसेंस है, ये सारा का जो न्यूसेंस है, इसको रोकने के लिए हम स्विच को ट्रीटमेंट करेंगे पहले, उसके बाद डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, तो स्विच ट्रीटमेंट के लिए, स्विच ट्रीटमेंट का जो टोटल प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस को 4 मेजर कंपोनेंट में क्लासिफाई किया है। पहले ट्रीटमेंट है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। पूरा कंप्लीट स्विच ट्रीटमेंट को हम 4 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहले है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकेंड है प्राइमरी ट्रीटमेंट, थर्ड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फोर्थ है टर्शियरी और फाइनल ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के हिसाब से और कॉस्ट, क्योंकि ये स्विच ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। एसटीपी का जो जनरेट होता है, एसटीपी जनरेशन, जो बहुत सारी एसटीपी नमामि गंगा में, नमामि गंगा का कोई नाम सुना है? यस सर। नमामि गंगा का मेन क्या है, इसमें क्या होता है? सर गंगा रिवर को साफ करना, जितने भी सर उसमें इम्प्योरिटीज भरे पड़े हैं, गंदगी जितना भी है। हाँ, वो भी एक पार्ट है लेकिन उसके और एक पार्ट है, बहुत सारी एसटीपी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना। सुएज को देखो, रिवर गंगा रिवर के पास ही बहुत सारी एसटीपी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, रिसेंटली भी। तो उसमें क्या करें, सुएज को पहले उस एसटीपी मतलब सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो एसटीपी में सुएज को पहले ट्रीट करता है, उसके बाद सुएज को गंगा में डिस्पोजल करते हैं। पहले क्या होता था, पहले सुएज को विदाउट ट्रीटमेंट गंगा में डिस्पोजल करते थे, इसी की वजह से गंगा का वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत ही खराब होने लगी। तो अभी क्या, अगर हमारा जो वाटर जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो है, वो क्या करेगा, वो क्या ये कंपलसरी कर दिया कि गंगा में सुएज को ट्रीटमेंट के बगैर डिस्पोजल करना माना है, ठीक है। तो पहले सुएज को डिस्पोजल करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये पहले सुएज को ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद गंगा में डिस्पोजल करेंगे। ये जो स्विच ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये जो इंडस्ट्रियल ये है, ये ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है। इसीलिए क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल पर्सन है, इंडस्ट्री तो अपना फायदा देखेगा, वो क्या करेगा, उस ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है तो वो ट्रीटमेंट के बिना ही उस चीज को डिस्पोजल कर देते हैं। इसीलिए हर कुछ टाइम वहाँ पे इंस्पेक्शन होता रहता है कि उस सही से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, तो ये जो 4 टाइप का ट्रीटमेंट है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का कॉस्ट थोड़ा कम है, ये हर प्राइमरी ट्रीटमेंट उससे थोड़ा ज्यादा है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट उससे ज्यादा है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट तो बहुत ही मैक्सिमम है। उसमें टर्शियरी ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये ग्राफ में देख पाओगे, ये जो ग्राफ है ये है कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। ये पहले जो ये हमारा ये जोन है प्राइमरी एंड प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो कॉस्ट थोड़ा कम है, तो ये कॉस्ट इसमें कॉस्ट है, इसमें बीओडी रिमूवल, ठीक है। तो ये कॉस्ट थोड़ा कम है, लेकिन सेकेंडरी में कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली बढ़ेगा। लेकिन टर्शियरी में जब जाएगा कॉस्ट तो इंक्रीज होगा, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत कम है। टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या है, जहाँ पे यूज करेंगे बीओडी रिमूवल 90% से ज्यादा होना चाहिए, जहाँ पे जैसे कि जीरो डिस्चार्ज का कुछ अभी बात चल रहा है, जीरो डिस्चार्ज, ठीक है। जीरो डिस्चार्ज मतलब वहाँ पे बीओडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो जो सुएज का ट्रीटमेंट करके जो वाटर है उसको रिसर्कुलेट करके दूसरा काम में यूज करना है, ठीक है। सुएज को डिस्पोजल करने से भी मना कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है, टर्शियरी ट्रीटमेंट का जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में जनरली है क्या, 0 to 25% बीओडी रिमूवल होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 25 to 30% बीओडी रिमूवल होता है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 85 to 90% बीओडी रिमूवल होता है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट में ग्रेटर देन 90% बीओडी रिमूवल होता है। और ये ग्रेटर देन 90% बीओडी रिमूवल करने के लिए जो कॉस्ट है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री से करने से मना करता है, ठीक है। तो ये है हमारा जीवेश कुमार, बीओडी क्या है? हर क्लास करते हो, व्हाट इज बीओडी, बताओ बीओडी क्या है? कोई बताओ बीओडी क्या है, व्हाट इज बीओडी? एक दिन मैंने बीओडी समझाया था। सर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन, राइट। मैंने वो ये गलती करोगी इसीलिए मैंने तब भी बोल दिया था, वहां पे बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। वो क्या है, कुछ बता सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? मेरा जो सीएस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लेसन, वो जो वीडियो मैंने डाला है वो दोबारा देख लेना, वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। तुम लोग घर में तो पढ़ते नहीं हो, ठीक है, एग्जाम भी आ रहा है, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अगर एक एक भी क्लास मिस होता है ना, तो दूसरे क्लास में तुम समझ नहीं पाते, जैसे कि बीओडी मिस कर दिया, अभी बीओडी समझ नहीं पाओगे, अगर हम बीओडी समझाएंगे तो पूरा क्लास निकल जाएगा। प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो डाला हुआ है गूगल क्लासरूम में, जाके बीओडी देख लेना। आप देखते हैं टोटल एक स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट का एक फ्लो डायग्राम, ठीक है, स्वीज कंप्लीट स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट का एक फ्लो डायग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का क्वेश्चन ये फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में। अगर मैं क्वेश्चन सेट करूंगा तो ये तो क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि स्वीज ट्रीटमेंट का ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये ब्लूप्रिंट अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो उसके कभी भी जिंदगी में कभी भी स्वीज ट्रीटमेंट याद नहीं रहेगा। एक करके कंपोनेंट हम देखते हैं। पहले एक बार ओवरव्यू देख लो हर एलिमेंट का नाम, ठीक है। तो स्वीज ट्रीटमेंट का जो एसटीपी है, स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका फ्लो डायग्राम ऐसे है, कौन सी यूनिट रहता है। पहले है, एक एक करके हम देखते हैं। पहले है स्वीज को, जो भी एलिमेंट है स्वीज को पहले स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट में एंट्री होगा। इन्फ्लुएंस स्वीज, स्वीज आ रहा है, ठीक है, जो जहां से स्वीज आ रहा है, सारे यूनिट से स्वीज यहाँ पे स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट में एंट्री हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है जंक्शन बॉक्स, ठीक है। हर डायरेक्शन से, ठीक है, जहां से स्वीज इन्फ्लुएंट आता है ट्रीटमेंट प्लांट में, सारा यूनिट से, सारा डायरेक्शन से सारा यूनिट से स्वीज को पहले जंक्शन चैम्बर में आएगा, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होता है एसटीपी, स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन पावर, स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट में एंट्री हो रहा है। उसके बाद पहला जो इलेमेंट है बार स्क्रीन और स्क्रीन चैम्बर कहते हैं, ठीक है, स्क्रीन चैम्बर और बार स्क्रीन। ये स्क्रीन चैम्बर में क्या होता है, स्क्रीन चैम्बर में जनरली होता है जो लार्ज साइज इलेमेंट है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग करके उसको रिमूव कर देता है, स्वीज से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये बार स्क्रीन रहता है, ठीक है, वायर मेश, वन टाइप ऑफ वायर मेश और रॉड, जो छोटा सा पैरेलल रॉड प्लेस करके ये स्क्रीन बनाता है, और स्क्रीन के थ्रू अगर स्वीज फ्लो होगा तो वहाँ पे जो स्वीज के अंदर जो भी लार्ज साइज सस्पेंडेड मटेरियल रहेगा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहेगा, वो रिमूव हो जाएगा बार स्क्रीन के जरिए, ठीक है। ये है पहला यूनिट। उसके बाद ये पे लार्ज साइज रिमूव करने के बाद उसके बाद स्वीज एंट्री होता है स्कीमिंग टैंक, जिसका दूसरा यूनिट स्कीमिंग टैंक में जनरली स्वीज के अंदर जो भी ऑयल रहेगा, ऑयल और ग्रीस रहेगा, वो ऑयल और ग्रीस रिमूवल के लिए ये जनरली स्कीमिंग टैंक होता है, ठीक है। क्योंकि जर्मनी फ्यूल में किचन से होटल रेस्टोरेंट से जनरली बहुत सारी ऑयल और ग्रीस जनरली इंडस्ट्रियल यूनिट से ग्रीस यहाँ पे स्वीज में आता है, तो ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के लिए स्कीमिंग टैंक को हम यूज करते हैं, ठीक है। यह है स्कीमिंग टैंक। तो स्कीमिंग टैंक में ऑयल और ग्रीस रिमूवल होने के बाद स्वीज चला जाता है गेट चैम्बर, ठीक है, गेट चैम्बर। इसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल है, इनऑर्गेनिक सेटलेबल जो पार्टिकल है, वो वहाँ पे सेटल हो जाता है। जनरली जिस पार्टिकल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 टू 2 के 1.5 टू 2 इसी रेंज के रहता है, वो सारा इनऑर्गेनिक पार्टिकल और बहुत सारे नॉन डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल यहाँ पे गेट चैम्बर में रिमूव हो जाता है, स्वीज से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल सैंड सील, ये हो गया सैंड सील पार्टिकल हो गया, और नॉन डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02 इससे ज्यादा है,
और 1.5 to 2 इससे कम है, ये सारा पॉइंट यहाँ पे, ये सारा जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है ये यहाँ पे ग्रिड चेम्बर में रिमूव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ग्रिड चेम्बर प्रोवाइड करता है। और ग्रिड चेम्बर इज ए कॉमन यूनिट इन एनी स्टील प्लांट। हर स्टील प्लांट में ग्रिड चेम्बर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ग्रिड चेम्बर में ये सारा इम्प्योरिटी रिमूव होने के बाद उसके बाद स्विच चला जाता है इक्वलाइजेशन टैंक। इस टैंक को जस्ट फ्लो इक्वलाइजेशन करने के लिए ये काम आता है। जैसे कि फ्लो वेरिएशन होता है ना, कभी कभी स्विच ज्यादा अमाउंट जनरेट होता है, कभी कम होता है। जो स्विच का जो वेरिएशन है उसको थोड़ा इसको बैलेंस करने के लिए इक्वलाइजेशन टैंक हम यूज करते हैं। ठीक है, वेरिएशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इक्वलाइजेशन टैंक जनरली वेरिएशन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें जनरली इसका ट्रीटमेंट का इसका ज्यादा यूनिट नहीं है। और ये जो कंपोनेंट है, जैसे कि बार स्किन, स्टीमिंग टैंक, ग्रिड चेम्बर, इक्वलाइजेशन टैंक, ये जो कंपोनेंट है ये सारा कंपोनेंट को कहते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट यूनिट। जैसे चार टाइप के ट्रीटमेंट मैंने बताया ना, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये जो है स्कीमिंग टैंक, बार स्किन, ग्रिड चेम्बर, इक्वलाइजेशन टैंक, ये सारा यूनिट को एक साथ में कहते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जब भी बात आएगा तो समझूंगा ये सारा यूनिट, ये सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस वहां पे हो रहा है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द स्विच इज फ्लो टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट, जैसे प्राइमरी क्लैरिफायर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कहता है। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट में हमें सेडिमेंटेशन पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन टैंक रहता है जिसे कहता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल ग्रिड चेम्बर में रिमूव नहीं हुआ और जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर ग्रिड चेम्बर में रिमूव नहीं हुआ, वो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी क्लैरिफायर में रिमूव हो जाएगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाएगा। ठीक है, सेटल होने के बाद वो सीएस से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इफ्लुएंट जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से सीएस को सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में हम भेज देंगे। एंट्री होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में, आइदर एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस रहेगा। एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस इज नथिंग बट ए इलेमेंट। ये एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में एक टैंक रहता है, टैंक के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस वन टाइप एक टैंक है, इसमें स्वीज एंट्री होता है और इसमें क्या होता है, स्वीज में ये सारे बहुत सारी बैक्टीरिया रहता है और स्वीज के अंदर जो भी डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करके पूरा का पूरा वहाँ पे जो बैक्टीरिया पूरा स्वीज को एज ए फूड तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद वो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करना, डिकम्पोज करके, और ये जो डिकम्पोज में ये अगर स्वेज यहाँ पे डिकम्पोज करेगा तो यहाँ पे बहुत सारी सस्पेंडेड, जैसे कि डेड सेल होगा, बैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया खाना खाने के बाद ग्रोथ होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, उसके बाद बैक्टीरिया को डेथ होगा, यहाँ पे बहुत सारे डेड सेल आ जाएगा। ठीक है, और भी जो प्रोडक्ट जनरेट करता है बैक्टीरिया वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और ये सारा जो ये है स्वेज के जो ये स्वेज में रहेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ये एरेशन टैंक से स्वेज को फ्लो होगा सेकेंडरी क्लैरिफायर। ठीक है, सेकेंड बार प्राइमरी क्लैरिफायर में फर्स्ट में प्राइमरी सेटलिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे एरेशन टैंक में क्या होगा, ये जो इसका नाम है एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, एएसपी कहते हैं। एएसपी में बायोडिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन के बाद जो डेड सेल वगैरह वो सब जनरेट होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन में सेटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लियर वाटर को हम यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसमें टर्शियरी ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी इसी कहते हैं सेकेंडरी यूनिट, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस सेकेंडरी क्लैरिफायर, इसका नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में बैक्टीरिया वहाँ पे डिकम्पोज करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा और डिकम्पोज करने के बाद बहुत सारे डेड सेल जनरेट होगा और भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा। वो इस टैंक में, एयरेशन टैंक में सेटल नहीं होगा, सेटल होगा सेकेंडरी क्लैरिफायर में सेटल होगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। बायोलॉजिकल बैक्टीरिया जो उस पर डिकम्पोज करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। इस टैंक में एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा
और रिएक्शन के बाद जो भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा वो बाई प्रोडक्ट सेकेंडरी क्लैरिफायर में सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एएसपी है, कभी कभी एएसपी यूज होता है और ट्रिकलिंग फिल्टर और एक यूनिट है, ट्रिकलिंग फिल्टर और एएसपी दोनों में से कोई एक यूज करेगा, दोनों का काम सेम है, दोनों का काम है एएसपी में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा और ट्रिकलिंग फिल्टर में भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाके जो भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है बैक्टीरिया की वजह से वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा यूनिट को कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। उसके बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट और भी जो ज्यादा टर्शियरी ट्रीटमेंट यूनिट है वो जैसे कि क्लोरीन मिक्सर, क्लोरीन कॉन्टैक्ट चैम्बर, ठीक है, और भी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है टर्शियरी वो ट्रीटमेंट यहाँ पे देंगे, जैसे माइक्रोफिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन वो भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सुएज को क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, ये है सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होता है। और एक पार्ट है सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे सेटल होगा, इसे जो भी वहाँ पे सेटल होगा उसको कहते हैं स्लैश। ठीक है, जो भी सेडिमेंट वहाँ पे सेटल होगा उसे कहते हैं स्लैश। तो प्राइमरी क्लैरिफायर में जो भी सेटलमेंट होगा उसे कहते हैं प्राइमरी स्लैश, और सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो भी सेटलमेंट होगा उसे कहते हैं सेकेंडरी स्लैश। वो भी बायोलॉजिकली एक्टिव है। ठीक है, उसको भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, ये प्राइमरी स्लैश और सेकेंडरी स्लैश को दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कंबाइंड स्लैश को हम एक यूनिट में वहां पे देंगे जिसे कहते हैं स्लैश थिकनर। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी है, इसमें थिकन करेंगे, थोड़ा स्लैश को वॉल्यूम रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसे स्लैश थिकनर में जनरली जो प्राइमरी स्लैश और सेकेंडरी स्लैश है दोनों को कंबाइंड स्लैश को यहाँ पे भेज देंगे, इसी चैम्बर में लाएंगे और इसमें थोड़ा वॉल्यूम रिडक्शन करेंगे, स्लैश का वॉल्यूम रिडक्शन करेंगे। और वॉल्यूम रिडक्शन के बाद स्लैश को एक चैम्बर में देंगे जिसमें स्लैश डाइजेशन होता है। इसमें भी एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे जो भी स्लैश है स्लैश का डिकम्पोजिशन होगा और उसके बाद यहाँ पे स्लैश को क्या करेंगे, स्लैश ड्राइंग बेड में यहाँ पे स्लैश को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद वहाँ पे कोई लैंडफिल इलेमेंट में, जैसे कि लैंडफिल इलेमेंट है बहुत सारे, जैसे सॉलिड वेस्ट लैंडफिल है, सॉलिड वेस्ट लैंडफिल में हम यहाँ पे भेज देंगे। और यहाँ पे ये जो हर एक इलेमेंट में, जैसे स्लैश थिकनर में जब वॉल्यूम रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पे कुछ लिक्विड जनरेट होगा। स्लैश में तो बहुत सारी वाटर है, तो स्लैश वॉल्यूम रिडक्शन करेगा तो लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। वो लिक्विड को टेक्निकल नाम है सुपरनेटेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट जनरेट होगा, सुपरनेटेंट यहाँ पे भी जनरेट होगा, यहाँ पे स्लैश डाइजेस्टर में यहाँ पे भी सुपरनेटेंट जनरेट होगा और स्लैश ड्राइंग बेड में भी सुपरनेटेंट जनरेट होगा। ये लिक्विड वेस्ट है। तो ये करेंगे, ये सुपरनेटेंट क्या करके यहाँ पे से कलेक्ट करके हर एक यूनिट से सुपरनेटेंट कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके दोबारा हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन में भेज देंगे। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। ठीक है, भेज देंगे और दोबारा ये ट्रीटमेंट होगा। तो ये है कंबाइंड स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट में कहा गया यूनिट। क्लियर सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया सब? सुपरनेटेंट तो मैंने बताया, जो स्लैश थिकनर यूनिट में लिक्विड जनरेट, ये स्लैश में जनरली सॉलिड रहता है, सॉलिड और लिक्विड रहता है, मतलब वाटर जनरली। तो क्या करेगा, स्लैश थिकनर यूनिट में वॉल्यूम रिडक्शन करेंगे। ये जो कंबाइंड स्लैश है इसका वॉल्यूम जनरली ज्यादा होता है, ज्यादा वाटर रहता है, तो इसको वॉल्यूम रिडक्शन करेंगे। तो वॉल्यूम जब रिडक्शन करेंगे तो उस वाटर वहां पे वाटर और उस लिक्विड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। वो जो लिक्विड है वो बहुत ही पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो वो लिक्विड को कहते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, लिक्विड को कहते हैं सुपरनेटेंट। ये पोल्यूटिंग इलेवन ये इसका, ठीक है, तो वो इसीलिए ये ज्यादा ये पोल्यूटेंट है, सुपरनेटेंट इज ए पोल्यूटेंट, इसीलिए उसको दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए उसको सुपरनेटेंट को कलेक्ट करके यहाँ पे स्लैश डाइजेस्टर यूनिट में भी सुपरनेटेंट जनरेट होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्लैश मतलब ये सॉलिड का ट्रांसफर होगा। लिक्विड का ट्रांसफर तो यहाँ पे हो रहा है और सॉलिड का ट्रांसफर यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो भी सॉलिड है, जैसे कि स्लैश थिकनर में सॉलिड
सॉलिड और वाटर को जितना हो सके हम सेपरेट करेंगे, तो लिक्विड जो है वो उसी कहते हैं सुपरनेटेंट, वो दोबारा भेज देंगे। सिर्फ उसी तरह स्लज डाइजेस्टर में भी हम स्लज को डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद सॉलिड होगा और लिक्विड जनरेट होगा। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट होगा, और लिक्विड को हम सुपरनेटेंट कहते हैं, उसको भी हम कलेक्ट करेंगे। और स्लज ड्राइंग बेड में भी कुछ लिक्विड सेपरेट होगा, लिक्विड को हम कलेक्ट करके उसे सुपरनेटेंट कहते हैं, उसको तीनों सुपरनेटेंट को कलेक्ट करके हम प्राइमरी यूनिट पे दोबारा भेज देंगे, और उधर से दोबारा उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा। क्लियर? ओके, तो ये प्राइमरी यूनिट क्या है, और तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्राइमरी यूनिट, प्रीलिमिनरी यूनिट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एक बार यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ लोगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी यूनिट, प्रीलिमिनरी यूनिट, प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में ये सारा प्रोसेस है। टर्शियरी ट्रीटमेंट में जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, आरओ जो होता है, आरओ जनरली हम वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज होता है जो। ठीक है, और नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, न्यूट्रिएंट रिमूवल, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, ये सारा टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये नाम सुन के तुम्हें ये समझ में आ रहा है ये कितना कॉस्टली हो सकता है। जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस एक कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि स्लश का क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी को रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे तो क्या होगा। इसलिए टर्शियरी ट्रीटमेंट जो फाइनल ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रीटमेंट। हर एक ट्रीटमेंट तो शॉर्ट नोट है, एक बार देख लोगी तो बस समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हर एक यूनिट का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो भी ये सारा यूनिट हम वाटर ट्रीटमेंट में डिस्कस कर चुके थे। जैसे स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग जनरली क्या होता है, जो लार्ज साइज सस्पेंडेड मटेरियल रहता है, सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है लार्ज साइज में, जैसे कि आता है सॉलिड, बिग बेड, लार्ज ग्रावेल, रैक, पेपर, प्लास्टिक, ब्रांचेस ऑफ टीज, मेटल कंटेनर। ठीक है, ये सारा जो है, ये जो लार्ज साइज का जो पार्टिकल रहता है, लार्ज साइज का जो भी पोल्यूटेंट रहता है, वो स्क्रीनिंग में रिमूव हो जाता है। और इसको रिमूव करने के लिए, अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये आगे जाके बहुत सारी ट्रैवल क्रिएट करेगा। जैसे कि पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा, पंप जो है, पंपिंग जो यूनिट है, पंपिंग यूनिट को डैमेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिकली द इफेक्ट ऑफ दिस इनकन्वीनियंस आर रिडक्शन इन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रिडक्शन करेगा, इंक्रीज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। इसीलिए क्या है, स्क्रीनिंग में हम ये सारा यूनिट को हम पहले से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो स्किन दो तीन टाइप का स्किन होता है, फाइन स्किन, कोर्स स्किन, फाइन स्किन, मीडियम स्किन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोर साइज। ठीक है, तो ये है, ये फिगर में देख लेते हैं, ये स्क्रीनिंग इसी टाइप का है। पहले प्लान व्यू, उसके बाद है हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, ये स्वेज यहाँ पे इनलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनलेट हो रहा है। ये है स्क्रीनिंग बार स्किन, यहाँ पे क्या है, बार स्किन यहाँ पे रॉड से कंस्ट्रक्ट किया है। ये कोर्स साइज स्किन होता है, जो रॉड है, स्टील का जो रॉड है, स्टील रॉड पहले हम प्लेस कर देंगे, और रॉड के थ्रू इसी टाइप है, यहाँ पे रॉड के थ्रू स्वेज फ्लो होगा क्रॉस सेक्शन में, इसमें स्वेज फ्लो होगा। और जो भी लार्ज साइज एलिमेंट है, लार्ज साइज का जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो ये बार स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जमा हो जाएगा, और क्लियर वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी और एक है, यहाँ पे एक बाईपास चेंबर भी है, जब यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी स्वेज आना लगेगा, स्वेज क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, तब यहाँ पे ये जो बाईपास प्रोसेस है, इसमें भी हम इसको खोल देंगे। ठीक है, बाईपास जो रास्ता है, दूसरी रास्ता से खोल देंगे, और यहाँ पे भी एक स्किन यहाँ पे बैठा देंगे स्किनिंग के लिए। ठीक है, तो और इसको, ठीक है, और क्लियर वाटर सेकेंड यूनिट में चला जाएगा, क्लियर वाटर दूसरी यूनिट में चला जाएगा। तो ये है हमारा है स्क्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके थे
स्विच ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट में। तो प्रिंसिपल तो सेम ही है, बाकी से वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे स्विच ट्रीटमेंट होगा। तो स्विच का जो डिजाइन करेंगे, डिजाइन पैरामीटर स्क्रीनिंग चैम्बर में अगर डिजाइन करेंगे तो ये सारा गाइडलाइन हमें फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे कि वेलोसिटी थ्रू द स्क्रीन, स्क्रीन के थ्रू जो भी स्विच का वेलोसिटी होगा वो स्क्रीन जनरली मैनुअली क्लीनिंग हो सकता है और मैकेनिकली क्लीनिंग हो सकता है। इसको क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। वो मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं, मैकेनिकली भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है मैनुअल स्क्रीन और मैकेनिकल स्क्रीन। तो वेलोसिटी थ्रू द स्क्रीन, मैनुअल स्क्रीन के लिए 0.3 to 0.6 और मैकेनिकल के लिए 0.6 to 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले विड्थ ऑफ बार का जो बार यूज करेंगे स्क्रीन के लिए वो जनरली विड्थ ऑफ बार 4 to 8 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये सारा ये डाटा, ये गाइडलाइन यूज को ध्यान में रखते ही उसके बाद हम स्क्रीन चैम्बर को डिजाइन करें। ठीक है, ये स्क्रीनिंग हो गया। उसके बाद स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक है ग्रीस एंड ऑयल रिमूवर। ठीक है, स्कीमिंग टैंक में यहाँ पे डेफिनेशन है, शॉर्ट नोट है, एक बार देख लो तो क्लियर आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मैंने बता देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर चैम्बर है, इसमें क्या होता है, इसमें जनरली रिमूव होता है जो फ्लोटिंग मटेरियल है, जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस होता है उसको रिमूव होता है, ऑयल एंड ग्रीस रिमूव होता है। यहाँ पे इनलेट होता है, स्वेज को इनलेट होता है, एक बापेल रोल रहता है, स्वेज इनलेट होके यहाँ पे स्वेज इनलेट होगा। ठीक है, और नीचे से ये रेक्टेंगुलर टैंक है, नीचे से एक एयर डिफ्यूजर बाल्ब रहता है। यहाँ पे बाबेल एयर बाबेल यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, एयर डिफ्यूजर रहता है, इसमें क्या होता है, एयर बाबेल रिलीज होता है। तो एयर बाबेल क्या करेगा, जो स्विच के अंदर जो भी ऑयली मटेरियल है वो एयर बाबेल के साथ स्टिक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एयर बाबेल जनरली ऊपर नीचे से ऊपर अपर डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो जब एयर बाबेल नीचे, ये जो एयर बाबेल नीचे से ऊपर जाएगा और उसके साथ क्या है, जो भी ऑयल और ग्रीस है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होके एयर बाबेल क्या करेगा, उसको लेके ऊपर जाके चला जाएगा और यहाँ पे जाके ऊपर से एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्राफ है, स्कीमिंग ट्राफ है, इसमें जमा हो जाएगा। और नीचे से हम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर को, ऊपर का वाटर तो ऊपर में क्या होता है, जो भी ऑयल ग्रीस है ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली लाइटर होता है, ऑयल और ग्रीस जनरली वाटर से हल्का होता है। ठीक है, वाटर से लाइटर होता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये जाके ऊपर सरफेस में जाके जमा हो जाएगा ऑयल ग्रीस जो भी है। और इसका इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एयर बाबल रिलीज करेंगे। ठीक है, एयर डिफ्यूजर रहता है, छोटा छोटा एयर बाबल फॉर्म होगा, यहाँ पे छोटा छोटा एयर बाबल फॉर्म होगा। ठीक है, एयर बाबल फॉर्म होगा, ये एयर बाबल क्या करेगा, ऑयल और ग्रीस को अपने साथ लेके ऊपर जाके यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। और नीचे से जो एयर ऑयल और ग्रीस फ्री वाटर है, नीचे जाके हम दूसरी यूनिट में भेज देंगे। ये है क्रॉस सेक्शनल, ये है हमारा लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शनल व्यू, ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो ये है हमारा स्कीमिंग टैंक का प्रिंसिपल है। क्लियर सबको? यह मैंने बता दिया, जो मैंने बोल दिया वो यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक बार पढ़ लोगे तो बस समझ में आ जाएगा। और इसका कुछ डिजाइन पैरामीटर जैसे डिटेंशन पीरियड 3 to 5 मिनट होना चाहिए, और डेप्थ 2 to 3 मीटर होना चाहिए, लेंथ 5:1 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत। और ये अमाउंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जो अमाउंट ऑफ एयर डिफ्यूज करेंगे वो है 300 to 600 मिलीग्राम 600 मीटर क्यूब पर मिलियन लीटर ऑफ CH। 300 to 600 मीटर क्यूब पर मिलियन लीटर ऑफ CH। पर मिलियन लीटर ऑफ CH में 300 to 600 मीटर क्यूब एयर को हम रिलीज करेंगे। तो यह है गाइडलाइन। क्लियर सबको? राहुल कुमार, प्रैक्टिकल जो भी मैंने भेज दिया है वो भी लिखना है, बुक से नहीं। बुक से सब इफिशिएंटली वो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं है, इसीलिए मैंने पर्सनली लिख के क्या क्या लिखना है प्रोसीड्यूर उसमें, इसलिए तुम्हें मैं भेजा है तुम लोगों को क्लासरूम में। अगर बुक से लिखना होता तो मैं क्लासरूम में क्यों भेजता।
फिर मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं था, बुक से लिख लेते। जो लेबोरेटरी में जो भी लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर जो है, लेबोरेटरी मैनुअल है, क्या क्या होता है वो सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे अच्छे से लिखा है और तुम्हें भेजा है गूगल क्लासरूम में। इसलिए जो भी मैंने गूगल क्लासरूम में भेजा है वो उसी को लिखना है प्रैक्टिकल क्लास में। वो तो मैंने बता दिया, फिर तुम्हारा कंफ्यूज क्यों हो रहा है? मैंने पहले ही बता दिया था कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है। दोबारा की क्वेश्चन कर रहे हैं? राहुल कुमार, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी यूनिट, जैसे जैसे ग्रिड चैम्बर। ठीक है, ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर में पहले हम करेंगे व्हाट इज ग्रिड। ग्रिड क्या है? ग्रिड के लिए एक टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रिड, तो ग्रिड चैम्बर आर इंटेंडेड टू रिमूव मोस्टली इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल लाइक सैंड, सील्ड, क्ले, मेटल फ्रेगमेंट, एसेस, ग्लास पीसेज एक्सेट्रा फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ग्रिड चैम्बर को हम इसीलिए वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल है, जैसे कि सैंड, सील, क्ले, ग्रेवल, मेटल फ्रेगमेंट, ग्लासेस, ये सारा जो यूनिट है इसको रिमूव करने के लिए हम ग्रिड चैम्बर को प्रोवाइड करेंगे। जब यहाँ पे इसी सब रिमूव करने के जो ऑपरेशन है, इसी सब जब रिमूव होता है तब क्या होता है, थोड़ी बहुत जो ऑर्गेनिक नॉन फ्यूटिसिबल जो ऑर्गेनिक है, जैसे कि ट्री गाउन, बोन सीप, सॉडस्ट, एग शेल, मैश स्टिक, ये सारा जो ऑर्गेनिक नॉन फ्यूटिसिबल जो ऑर्गेनिक है वो भी ये इनऑर्गेनिक सॉलिड के साथ ही रिमूव हो जाता है। और ये नॉन फ्यूटिसिबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को जो पार्टिकल है, ये सारा पार्टिकल को कंबाइंडली कलेक्टिवली नोन एज ग्रिड मटेरियल। ठीक है, ये एक साथ में इसी को ग्रिड मटेरियल कहते हैं। एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रिड, डिफाइन ग्रिड। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल सैंड, सील, क्ले, ग्रेवल, पिगमेंट अलोंग विद नॉन फ्यूटिसिबल ऑर्गेनिक्स जैसे सीड, टी एंड कॉफी ग्राउंड, बोन सीप, सॉडस्ट, ये सब को साथ में कलेक्टिवली कहते हैं ग्रिड। ठीक है, और ये जो ग्रिड पार्टिकल है, जब भी हम ग्रिड पार्टिकल का नाम आता है तो ग्रिड पार्टिकल में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये सारा सब इंक्लूड होगा। सैंड, सील, क्ले, ग्रेवल, मेटल पिगमेंट, एसेस, ग्लास पीस, सीड, टी एंड कॉफी ग्राउंड, बोन सीड, सॉडस्ट, एग शेल, मैश स्टिक, ये सारा कंपोनेंट वहां पे आ जाएगा। तो इसलिए इसको कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर नाम है जिसे कहते हैं ग्रिड पार्टिकल। और ये जो ग्रिड पार्टिकल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जनरली 1.5 to 2.7 होता है। Whereas जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02 होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक डिफरेंशियल, तो हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव नहीं करेंगे ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में ओनली इनऑर्गेनिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेंगे। मतलब जिस पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 to 2.7 इसी के अंदर है, वो पार्टिकल को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02 के आसपास है, वो रिमूव नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो ग्रिड चैम्बर में रिमूव करेंगे तो उसमें वो क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्लज जनरेट होगा और वो स्लज को दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्रिड चैम्बर में ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसीलिए एक डिफरेंशियल सेटलमेंट वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे सेटलमेंट है जो ओनली ग्रिड पार्टिकल को रिमूव करेंगे और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक, अगर फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिमूव नहीं होगा। तो फ्लो वेलोसिटी वन ऑफ द पैरामीटर जो डिटरमिन करेगा कौन सी पार्टिकल रिमूव होता है और कौन सी नहीं रिमूव होता है। तो इसीलिए फ्लो वेलोसिटी इज मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ग्रिड चैम्बर। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रिड चैम्बर।
ग्रिड चैम्बर सिग्निफिकेंस तो एक ही है, वो क्या करे, जो भी ये जो ग्रिड पार्टिकल है, ग्रिड पार्टिकल आगे जाके पाइप को क्लॉग कर सकते हैं, मैकेनिकल जो इक्विपमेंट है उसमें एब्रेशन, ओआर एंड एब्रेशन हो सकता है, हाइड्रोलिकली हाइड्रोलिक इफिशियंसी घटा सकता है थोड़ा, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में थोड़ा ट्रैवल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जो ग्रिड चैम्बर में, इसीलिए हम इसे पहले रिमूव करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो मैंने बताया जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए फ्लो वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिससे अगर वेलोसिटी उससे ज्यादा है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो रिमूव नहीं होगा। तो जिस वेलोसिटी से ऊपर वेलोसिटी रहेगा और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर सेटल नहीं होगा, उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, अगर फ्लो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर रहेगा तो बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव नहीं होगा, ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होगा। ठीक है, तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी उसको डिटरमिन करने के लिए एक फॉर्मूला है 3 to 4.5, 3 या 3.5 या 4 या 4.5, कोई भी आप कांस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 3 to 4.5 के अंदर। मान लो 4, तो 4 into रूट ओवर GD into G minus 1, G equal to specific due to acceleration due to gravity, D equal to diameter of the particle, G equal to specific gravity। ठीक है, ये सारा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा तो ग्रिड चैम्बर में जो भी फ्लो वेलोसिटी होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो जनरली डिजाइन के लिए फॉर डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर को डिजाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी ऑफ अबाउट 0.25 to 0.3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, ये फ्लो वेलोसिटी ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अगर वेलोसिटी लो होगा तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सेटल हो जाएगा, और वेलोसिटी ज्यादा हाई होगा तो क्या करेगा, वो जो भी वहाँ पे सेटलमेंट हुआ है वो कवरिंग करके अपने साथ ले जाएगा, तो वहाँ पे रिमूव कुछ भी रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और ये गेट चैम्बर देखने में इसी टाइप का आता है, जो सेडिमेंटेशन टैंक जैसा होता है उसी टाइप में होता है गेट चैम्बर। ठीक है, ये इसमें इनलेट होगा, और यहाँ पे जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी जैसे कि 0.25 to 0.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहेगा, तो ग्रिड पार्टिकल जो है यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो सेटल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे इनलेट होगा, यहाँ पे 2-3 चैम्बर है, पैरेलल 2-3 चैम्बर एक साथ में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमारा प्लान व्यू है, ये हमारा सेक्शनल व्यू है। ठीक है, तो गेट चैम्बर, गेट जो पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएगा, और बाकी का जो वाटर अलॉन्ग विद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वहां से दूसरी यूनिट में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी यूनिट में चला जाएगा। ये एक सेडिमेंटेशन टाइप का यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे प्री बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, ये आरसीसी या कंक्रीट का टैंक हो सकता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक जैसा ही होता है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये जो पहले प्लान व्यू है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शनल व्यू, एल सेक्शन। ठीक है, स्विच ऐसे फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पे जो गेट पार्टिकल सेटल हो जाएगा, और यहाँ से जो ओवरफ्लो एयर है, ओवरफ्लो एयर से यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारा एफ्लुएंट है वो बाहर चला जाएगा, दूसरी यूनिट में चला जाएगा। और जो गेट यहाँ पे सेटल हो रहा है, यहाँ पे स्टोरेज करने के लिए यह है कि एक चैम्बर यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं गेट स्टोरेज, और इसी पाइप के जरिए गीट स्टोरेज को हम यहाँ पे जो भी गीट स्टोर होता है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन है गीट चैम्बर का। और यहाँ पे जो भी मैंने बताया है वो यहाँ पे
पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख दिया, एक बार पढ़ लोगे तो बस क्लियर हो जाएगा। और क्या करेंगे, ये जो हीट चैम्बर का जो आउटलेट पॉइंट है ना, इसमें एक वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस करेंगे, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो स्वीज है, स्वीज तो एक कांस्टेंट स्वीज फ्लो नहीं होता, कभी स्वीज ज्यादा है कभी होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो हर एक फ्लक्चुएशन में ये वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो डिजाइन वेलोसिटी है, जैसे कि 0.2 to 0.3 मीटर पर सेकंड फ्लो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर स्वीज क्वांटिटी फ्लक्चुएट करेगा तो वेलोसिटी भी फ्लक्चुएट करेगा। तो वेलोसिटी अगर फ्लक्चुएट ना करे, इसीलिए यहाँ पे एक डिवाइस प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है सूत्र वायर और प्रोपोर्शनिंग वायर। प्रोपोर्शनिंग वायर करेगा, प्रोपोर्शनिंग वायर का क्या काम है, प्रोपोर्शनिंग वायर का काम है स्वीज क्वांटिटी वेरिएशन जितना हो, लेकिन स्वीज वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। प्रोपोर्शनल वायर का ये एडवांटेज है, स्वीज क्वांटिटी डिस्चार्ज वेरी करेगा, लेकिन वेलोसिटी स्वीज का जो वेलोसिटी है, स्वीज फ्लो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगा। और फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या है कि वेलोसिटी अगर ज्यादा हाई हो जाएगा तो कवरिंग होगा, वेलोसिटी लो हो जाएगा तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हीट चैम्बर का यूनिट। और इसका कुछ डिजाइन पैरामीटर है, पैरामीटर का वैल्यू याद रख लो बस। डिटेंशन टाइम, फ्लो वेलोसिटी 0.25 to 0.4 मीटर पर सेकंड, सेटलिंग वेलोसिटी 0.012, ये इसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, डेप्थ विड्थ इसी टाइप का ये वैल्यू जनरली हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्लीनिंग, ये जो हीट चैम्बर में जो भी हीट वहाँ पे जमा होता है, 3 वीक के इंटरवल में हम यहाँ पे क्लीन करते हैं, अगर मैनुअली क्लीन करते हैं या मैकेनिकली क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग का तो बहुत ही जरूरी है। और एक है डिटेक्टर टैंक। डिटेक्टर टैंक की सेम एज प्रिंसिपल है हीट चैम्बर, इसके ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका एक ही है, इसका डिफरेंस एक ही है, इसके स्मॉलर फ्लो वेलोसिटी और लॉन्गर डिटेंशन टाइम। ठीक है, इसका साइज जनरली ज्यादा साइज होता है, डिटेंशन टाइम ज्यादा होता है, लेकिन इसमें डिटेंशन टाइम क्या है 2 to 5 मिनट, लेकिन इसका ये डिटेक्टर टैंक का डिटेंशन टाइम ज्यादा है और फ्लो वेलोसिटी बहुत ही कम है। तो फ्लो वेलोसिटी अगर कम होगा तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सेडिमेंट यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और ये जो इसमें जो स्लैज जनरेट होता है उसको दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हीट चैम्बर में जो स्लैज जनरेट उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता। लेकिन डिटेक्टर टैंक में क्या होता है, डिटेंशन पीरियड ज्यादा डिटेंशन पीरियड है और फ्लो वेलोसिटी बहुत कम है, इसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है सेटल हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर सेटल होगा तो स्लैज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाते हैं, तो क्या करें, उसको डिस्पोजल करने से पहले दोबारा स्लैज को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ हीट चैम्बर के सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस है, इसका साइज ज्यादा है, फ्लो वेलोसिटी कम है और डिटेंशन पीरियड ज्यादा है। ये डिफरेंस है डिटेक्टर टैंक और हीट चैम्बर। और एक डिफरेंस है, हीट चैम्बर का जो स्लैज है उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिटेक्टर टैंक का जो स्लैज है उसको दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटेक्टर टैंक है। और एक है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, प्रिंसिपल वो तो वाटर सप्लाई में मैंने पढ़ाया था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक वो सेम प्रिंसिपल है, सब कुछ यहाँ पे है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बीओडी रिमूवल होता है, जनरली 25 to 40% बीओडी रिमूवल होता है, और ये है प्राइमरी इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर को प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें क्या कुछ नहीं है, एक सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें थोड़ा बहुत डिटेंशन टाइम है, 2 आवर 4 आवर डिटेंशन टाइम देंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी सेटलेबल सॉलिड है वो सेटलमेंट हो जाएगा, और ऊपर से फ्रेश वाटर रिमूव हो जाएगा, फ्रेश वाटर दूसरी यूनिट में चला जाएगा। ठीक है, ये सेम एज द वाटर ट्रीटमेंट में जो सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ाया था, सेम एज दैट प्रिंसिपल, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम एज सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पे इनलेट होगा, ठीक है, यहाँ पे इनलेट होगा यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आउटलेट होगा, फ्रेश वाटर को आउटलेट होगा। ठीक है, सेम एज द प्रीवियस। तो इसमें टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, कंटीन्यूअस टाइप है टैंक, इंटरमीडिएट टाइप है टैंक। कंटीन्यूअस 24 आवर जो फ्लो रहता है कंटीन्यूअस है। इंटरमीडिएट टाइम है क्या कुछ टाइम के लिए हम वहाँ पे वाटर फ्लो करेंगे, उसके बाद उसको वाटर फ्लो बंद कर देंगे और उसी अमाउंट को सेटल होगा, उसके बाद उस फ्रेश वाटर को रिमूव करेंगे, दोबारा फ्रेश स्वेज को वहाँ पे स्टोर करेंगे, सेटलमेंट के लिए कुछ टाइम देंगे और फ्रेश वाटर इफ्लुएंट को रिमूव करेंगे। तो इंटरमीडिएट टाइम,